बात होगी, अच्छी अच्छी बातें सबकी तारीफ भी करनी चाहिए, और जो खराब बातें हैं उसे मतलब थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, और जो सही है वही है ना। स्टार्ट कर दें भाई। विस्कोसिटी पढ़ा दिया था, अगर जो तुमने सवाल किए होंगे तो हो गए होंगे बहुत सारे विस्कोसिटी के सवाल, है ना। आसान ही है क्योंकि थ्योरेटिकली, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा इसमें से स्टोक्स थ्योरम में से आएगा, स्टोक्स लॉ, है ना। तो लिख लो स्टोक्स लॉ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टोक्स लॉ। व्हाट इज स्टोक्स लॉ? देखो एक बात, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये है लिक्विड है ऐसे करके, और हमने इस तरीके से एक गोली, ये है बॉल है, ये क्या है? बॉल ऑफ मास m, रेडियस r, रेडियस कितनी है इसकी? r है। बॉल का मास कितना है? m, रेडियस r है। जब आप इसे छोड़ते हो तो पानी में लग जाएगी, ये पानी में घुस जाएगी ऐसे ऐसे करके। सही है भाई बात? जब ये पानी में घुसेगी तो पानी की डेंसिटी कितनी है भाई? पानी की डेंसिटी चलो जितनी भी है रो लिक्विड मान लेते हैं। तो बताओ जब ये पानी में होगी मास m की बॉल, तो और ये चल रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर चल रही है। जैसे आप छोड़ोगे ना, अरे कंचा होता है ना कंचा, आप उसे पानी में छोड़ दो बाल्टी में, या अपने यहाँ पानी कहीं भी भरा हुआ है, तो कंचा क्या होगा? इसमें गिरेगा मार्बल और नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाता रहेगा। तो बेटा इस पे फोर्स कितने लगेंगे अंकित? फोर्स लगेगा एक तो इस पे लगेगा mg, कौन लगाएगा? अर्थ। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? बोलो बायंसी, बायंट फोर्स ऊपर लगेगा, और बायंस फोर्स किसके बराबर होता है? m डैश g के। व्हाट इज m डैश g? m डैश g is the weight of liquid displaced, weight of liquid displaced. What is m dash? Mass of liquid displaced. चलो ये तो बात अलग हो गई, लेकिन इसके अलावा एक ये जो पानी की लेयर है ना, पानी की लेयर फ्रिक्शन फोर्स लगाने लगती है इस पे। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो इसके साइड में लगता है इस तरीके से। पानी की लेयर इस पे घर्षण बल लगाने लगती है। जैसे मान लीजिए शहद में है और पानी में है, तो शहद में तो इसकी वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे हो जाएगी, जल्दी से स्लो हो जाएगी, जबकि पानी में धीरे धीरे स्लो होगी। नहीं आई बात समझ में? तो लिक्विड में विस्कस फोर्स जो है ज्यादा लगेगा और पानी में विस्कस फोर्स ज्यादा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी में विस्कोसिटी कम होती है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और एक फोर्स और लगने लगता है, उसे बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। इधर इधर मिला करके चारों तरफ विस्कस फोर्स लगा दिया। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ना बेटा, ये होता है 6 पाई नीटा r इंटू बी। नहीं आई बात समझ में? व्हाट इज r? r is the radius where r is the radius of ball. What is b? v is the speed of the ball. ये बात है। तो तीन फोर्स लगने लगते हैं, एक नीचे ले जाने वाला फोर्स जो कि mg होगा, एक ऊपर रोकने वाला फोर्स जो कि बायंसी होगा, वो m डैश g के बराबर होगा, और एक साथ में लगता है इसमें विस्कस फोर्स जो कि पानी और बॉल के बीच में घर्षण बल की तरह कार्य करता है, और ये विस्कस फोर्स कहलाता है। आगे क्या बात समझ में? से बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, दिस फोर्स इज ऑलवेज opposite to the direction of velocity.
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो विस्कस फोर्स होता है ये अपोजिट फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। वेरी गुड, चलो तो ये बात है। अच्छा देखो बोर्ड पे देखो, हम लिखते हैं इसमें टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है बताओ मेरे को, थोड़ा सा तो आइडिया दे दो यार। नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें क्वेश्चन बनता है, बताए किसी को थोड़ा बहुत? नहीं, दोनों में से सागर। सर शायद मतलब किसी पार्टिकल के टॉप मोस्ट सरफेस पर जो वेलोसिटी हो। हाँ मतलब तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा सही बताना है, वो भी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना। तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, बोर्ड पे देख जरा। जब ये हवा में है, आपने इसे यहां से छोड़ा, मान लिया हवा में छोड़ा, तो यू कितनी है बेटा? 0। एक्सेलरेशन कितना रहेगा बता सकते हो इसका? हवा में कितना रहेगा एक्सेलरेशन? जी। तो जब आप इसे छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब बढ़ती जाएगी तो जब वो यहां पे टकराएगी, इस पे पानी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी, कि करते समय इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहां पे, बताओ होगी ना? होगी ऐसे। तो एक तो ये बात है, चलो छोड़ो, आप इसे हवा से मत छोड़ो, आप इसे ऐसे छोड़ो कि आपने इसे यहां पे देखो भाई, मैं यहां बनाता हूं वेलोसिटी में, यहां यहीं बनाना है अपने को। जब आप इसे छोड़ोगे, बोर्ड पे देखो, तो यहां पे जैसे आपने इसे छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बता देना इसकी? 0 है। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करो, कंचा लो, कंचे जानते हो ना, जो ऐसे खेलते हैं वो। जब आप पानी, हाँ मार्बल, इंग्लिश में मार्बल, कंचे को जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जब वो नीचे जा रहा होगा तो उसमें एक वेलोसिटी आ जाएगी, नीचे तो लगेगा फोर्स, बायंस लगेगा, बायंस फोर्स, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v वेलोसिटी हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v हो जाएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे। तो ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है, ये कब एक्टिव होगा? जब उसकी वेलोसिटी होगी। विस्कस फोर्स तभी एक्टिव होता है जब रिलेटिव मोशन होती है। जैसे मान लीजिए ये है, बॉडी है ये, देखिए इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 0। जब ये रिलेटिवली चलेगा तभी तो फ्रिक्शन लगेगा। तो इसी प्रकार से जो विस्कस फोर्स है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। जब आपने इसे यहां से छोड़ा तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो बेटा विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बिल्कुल बात सही है। कंचा होता है भारी, पानी होता है हल्का, तो mg तो हो जाएगा ज्यादा। देखो यहां पे जब आप इसे बिल्कुल यहां पे छोड़ोगे तो mg ज्यादा, बायंस फोर्स कम। तो जब mg ज्यादा, बायंस फोर्स कम, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वजह से ये इसकी वेलोसिटी क्या है? नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। तो जैसे आप कंचा छोड़ते हो पानी में, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये जो अपोजिट फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतनी ज्यादा ये विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स सेम हो जाएगा। तो उस समय ये जो mg है और b और fb, mg और b प्लस fb बराबर हो जाएंगे।
तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन उस दिशा में कितना हो जाएगा 0। तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता रहेगा। समझ में आई बात? और उस स्पीड को ही हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। समझे? मैं पहले इसमें थोड़ा सा चित्र बना के लिखाऊंगा तभी तुम्हें समझ में आएगा, है ना? हाँ भाई, चित्र बनाओ पहले। मान लिया आपने यहां से छोड़ा तो यहां पर तो mg था, है ना, और यहां पे बायन्स था। स्पीड कितनी थी इसकी 0, तो नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा a, और इस एक्सेलरेशन की वजह से नीचे जाएगा। लिखो चित्र बना के, इसमें थोड़ा सा लंबा चित्र बना लेना, मैं नीचे भी चित्र बनाऊंगा क्योंकि ये यहां पे लिखेंगे। चित्र बनाने के बाद देखो, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, ये जो स्टोक्स लॉ जो वैलिड है वो स्फेरिकल बॉडी के लिए ही है, कंचे के लिए ही वैलिड है। रिलीज्ड इन ए लिक्विड first it will accelerate. जब हम इसे रिलीज करेंगे स्फेरिकल बॉडी को, किसमें, लिक्विड में, तो पहले क्या करेगी, ये एक्सेलरेट करेगी। क्यों एक्सेलरेट करेगी? क्योंकि जो mg होगा वो बायन्स फोर्स से ज्यादा होगा। इसका मतलब डेंसिटी जो कंचे की है वो पानी की डेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए एक्सेलरेट करेगा। बोलो। यस सर। अच्छा, जब ये मान लिया थोड़ी देर में यहां पे आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी भाई, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना। जब इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तो mg तो एज इट इज लगेगा, ये बताओ, और बायन्स भी एज इट इज लगेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बायन्स तो m' है। लेकिन यहां पे Fv कितना था, यहां पे लिख लेना, बायन्स फोर्स, विस्कस फोर्स कितना था, 0 था विस्कस फोर्स। लेकिन यहां पे क्या लगने लगेगा बेटा, विस्कस फोर्स लगने लगेगा। बताओ, तो ये बताओ, अब यहां पे लगने लगेगा विस्कस फोर्स, इसे मैं बायन्स ऐसे लिख देता हूं, ये Fv लिख लेना, और इसकी स्पीड जो है नीचे की तरफ आ जाएगी। अब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a'। मेरे को ये बताओ, अभी इस स्थिति में एक्सेलरेशन कितना था, पहली स्थिति में एक्सेलरेशन था mg माइनस बायन्सी अपॉन m। ये इक्वेशन समझ में आती है क्या आपको बेटा? देखना जरा ये वाली इक्वेशन, पहले केस में इस पॉइंट पे। यस सर। अरे नेट फोर्स, अंकित कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, 2। mg माइनस b इक्वल टू ma। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आया, mg माइनस b आया अपॉन m। अच्छा, जब इसमें वेलोसिटी आ गई तो mg और b तो एज इट इज लगेगा, लेकिन fb और ऊपर लगने लगेगा। आगे बात समझ में? इट विल एक्सेलरेट, ऐसे लिखेंगे, आफ्टर obtaining some velocity viscous force Fb acts upward, then its acceleration is, हाँ भाई, कितना हो जाएगा इस कंडीशन में एक्सेलरेशन, बता सकते हो कितना होगा? अरे इस पे फोर्स देख लो ना, mg सर mg माइनस fb अपॉन m। तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन जो है अब घट गया या बढ़ गया? पहले कितना था a, अब कितना है mg माइनस b अपॉन m माइनस fb अपॉन m। बताना। घट गया।
A डैश इज लेस देन A। अरे जब ऊपर की ओर फोर्स लगने लगेगा, एक और एक्स्ट्रा ऊपर की ओर एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा, तो एक्सेलरेशन तो घटेगा ही नहीं, घटेगा। अंकित बोर्ड पे देख, यहां पे तो एक्सेलरेशन था mg माइनस बी बराबर m में, लेकिन आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वेलोसिटी, विस्कस फोर्स Fv acts upward, then its acceleration a dash कितना हो जाएगा, mg माइनस बी माइनस Fb अपॉन m। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया। तो ये जो एक्सेलरेशन है a डैश, ये a से कम होगा, क्योंकि एक बैलेंस फोर्स ऊपर और लगने लग गया। तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। बताओ, अब मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहा हूं, मतलब तुमने कितना हिसाब किताब पढ़ रखा है। कॉपी कर लो, इसे बता देना जब कॉपी कर लो। मेरे को ये बताओ, यहां पे तो A है, जैसे एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे A डैश आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके नीचे जो A डबल डैश आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी 0 थी, यहां कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लिया v1, और इसके नीचे आ गई v2। तो मेरे को बताओ ये वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार घटती जाएगी, या सेम रहेगी, कैसे रहेगा। एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। हाँ, अभी फिजिक्स नहीं आई समझ में तेरे। अंकित, सर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। अबे देखो यहाँ पे सागर, बेटा एक्सेलरेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। एक्सेलरेशन लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन। यस सर। लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज, but rate of increasing of velocity is decreasing, but ultimately velocity is increasing continuously। नहीं आई बात समझ में। क्या लिखूंगा, velocity therefore velocity is continuously increasing, but rate of increasing of velocity, rate of increasing of velocity is decreasing, that is acceleration is decreasing। अरे एक्सेलरेशन ही तो कम हो रहा है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन। नहीं आई बात समझ में। यहां पे एक्सेलरेशन कितना था, यहां पे एक्सेलरेशन था, बोर्ड पे देखो 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकंड। यहां पे एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की वृद्धि हो रही है। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या है कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो वेलोसिटी में वृद्धि लगातार हो रही है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। यस सर। समझे ना, एक्सेलरेशन तो है लेकिन कम हो रहा है,
तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी तो? कैसे, कब, किस स्थिति में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा। बोर्ड पे देखो, एक स्थिति ऐसी आएगी भैया, यहां पर जाकर के इसे तो लिख लेना, थोड़ा सा यहां बना लेना साइड में अगर जो जगह ना हो। mg नहीं बदलने का, बायंस नहीं बदलने का, बदलेगा क्या? fv। क्यों बदलेगा fv? क्योंकि जो बायंस फोर्स होता है, सॉरी जो विस्कस फोर्स है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम 6 बाई नीटा rv, यानी ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहां v2, एक्सेलरेशन हो गया a डबल डैश। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बायंस ये विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बायंस फोर्स और विस्कस फोर्स मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? mg के। तो उस स्थिति में नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन उसकी वेलोसिटी उस स्थिति में क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये विस्कस फोर्स भी ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, और इट विल मूव विद दैट कांस्टेंट स्पीड, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करती जाएगी। समझ में आई बात? मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो जस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम भी होगी और कांस्टेंट भी होगी। भाई सबसे पहले वेलोसिटी कितनी थी? जब आपने कंचे को पानी की सरफेस से छोड़ा तो वेलोसिटी जीरो हुई, और वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। विस्कस फोर्स ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। तो जो a होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर और कम होगा। लेकिन जैसे यहां वेलोसिटी मान ले, वेलोसिटी जो v1 होगी, फिर v2 होगी, फिर v3 सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? ये है। अगर जो मैं विस्कस फोर्स मान लूं, इसे fv डैश मान लूं, है ना, यहाँ पे fv मान लूं ऐसे, और यहाँ पे f डबल डैश मान लूं, तो विस्कस फोर्स जो था यहाँ पे सबसे कम होगा, फिर विस्कस फोर्स बढ़ेगा, फिर विस्कस फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा, है ना। कॉपी कर लो इसे, मतलब ये क्वेश्चन बनेगा, ये इसमें थ्योरी में बनता है, ये पूछते हैं आपसे। साइड में बना लो, चाहे ऊपर का चित्र दोबारा से बना लो, है ना। चलो मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं, है ना, ऐसे लिख देता हूं, हिंदी में लिख दूं भाई। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक स्थिति ऐसी आएगी, दैट इज एट
मैक्सिमम एक स्थिति ऐसी आएगी कि B प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। B प्लस एफ बी बराबर एम जी आ जाएगा। दैट इज स्पेरिकल बॉल पर एफ नेट कितना हो जाएगा? 0। दैट इज इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0, है ना, एंड इट्स वेलोसिटी विल बी, इट्स वेलोसिटी नहीं स्पीड लिखो, इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, will be maximum and constant, and this is called terminal velocity, terminal speed. This is called terminal speed. This is called terminal speed. हो गया भाई? यस सर। सही है क्या बात? अब देखो, मैं इसे साफ कर देता हूं। अब मैं टर्मिनल स्पीड का आपको कंडीशन बताता हूं। इसके नीचे लिखना भाई, यहां से लिखना कि भाई ये बॉल है, यहां पे तो लगेगा mg, यहां लगेगा बायंसी, ये लगेगा एफ बी। नहीं आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सागर इसका? 0। अरे टर्मिनल स्पीड के लिए एक्सेलरेशन 0। इसकी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई मान लिया इसकी स्पीड। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो क्या लगा दूंगा मैं? ये लगा दूंगा ना, बायंसी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी। बोलो, तो एफ बी जो होगा बेटा वो एम जी माइनस बायंसी होगा, और बायंसी को हम क्या लिखते हैं पता है आपको? एम डैश जी। व्हाट इज एम डैश जी? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। व्हाट इज एम डैश? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। हाँ भाई, अगर जो इसकी स्पीड v है और इसकी रेडियस कितनी है r, स्फेरिकल बॉल की, तो बायंस फोर्स कितना होता है? 6 पाई नीटा r इंटू v। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसमें से mg कॉमन ले लूं? हाँ ले सकता हूं, बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकता, ये ले लेता हूं। 6 पाई नीटा r इंटू v। बताओ जरा,
Then sir, ओके, हाँ भाई, डन सर, चलो वेरी गुड। तो ये तो मैं, व्हाट इज एम डैश? अरे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी लिखूं यहाँ पे बताना? सर लिक्विड की। वेरी गुड। अबे समझ में तो आने ही लगता है बच्चों को। m बराबर v इंटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी लिखूं यहाँ पे m पे? सर मास ऑफ सॉलिड और द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड है ना, तो साइड में लिख लेना इसे। तो मैं रो एल अपॉन रो एस ऐसे लिख दूं क्या? अरे m डैश अपॉन m। यस सर। अब यहां देखो, यस सर। ये जो मास है, किसका मास है? सॉलिड का, स्फेरिकल बॉल का। तो बेटा मास कितना होगा पता है आपको सॉलिड बॉल का? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो सॉलिड। सही है क्या बात? बोलो। यस सर। आर इंटू वी। देखना रॉ सॉलिड, यहां पे देखो क्या क्या कटेगा। ये काटो इसे, 4/3 पाई आर क्यूब रो सॉलिड। रॉ सॉलिड माइनस एलसीएम ले लिया मैंने, रॉ लिक्विड अपॉन रॉ सॉलिड। यह है 6 पाई नीटा आर इंटू वी। थोड़ा कैलकुलेट करके v की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, खुद से करोगे तभी समझ में आएगा। सर जी कहाँ गया? हाँ जी भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? जी यहां पे लगाओ, जी यहां पे लगाओ। खुद से कैलकुलेशन करो। रेडियस से रेडियस काटो, पाई से पाई काटो, 6 काटो, है ना? 3 से काट दो इसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वो सॉरी 2 कटेगा। और डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा बेटा। तो जो v आएगी, ये 3 दूनी 6 है ना, ये 3 और 2, तो 2/9, 2/9। और r से r कटेगा, देखो बेटा r से r स्क्वायर रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड g अपॉन नीटा। ये आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी vt। सर ये 2/9 है सर। हाँ 2/9 आएगा ना। अरे 6 है ना, ये 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ऊपर 2 बचेगा और 3 मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएगा। डन सर। वेरी गुड। तो ये होती है भैया टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी किस किस पे निर्भर करती है? जो रेडियस है ना, रेडियस इसके स्क्वायर पे निर्भर करती है। व्हाट इज रेडियस? r। व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल। ये जो टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ है, ये 6 पाई नीटा आर वी, ये जो विस्कस फोर्स है, ये याद रखना, इसका डेरिवेशन नहीं है कोई भी। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जब कोई स्फेरिकल बॉल पानी में गति करती है तो विपरीत दिशा में इतना पानी का घर्षण बल लगने लगता है। विस्कस फोर्स कहते हैं जिसे, 6 पाई नीटा आर वी। सही है बात?
बोर्ड पे देखो, यानी कि तुम मेरे को बताओ, यदि मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचने लगूं, यहां पे वेलोसिटी कितनी थी भाई, t बराबर 0 पे 0। अब ये करो, नीचे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है ये, कांस्टेंट। और ये ही क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। जैसे बढ़ जाएगी ना, तो जब यहाँ पे नीचे पानी भरा हुआ है, मान लिया आपने कुएं में फेंक दिया, तो कुएं में तो पहले वेलोसिटी बॉल की बढ़ती जाती है, लेकिन यहां पर जब ये टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है ना, तो फिर नहीं बढ़ती, फिर तो ये नीचे टर्मिनल वेलोसिटी से ही जाती रहती है, बस देख लो आप, बोलो, फिर नहीं बढ़ती। इसलिए तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, पहले बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उस कांस्टेंट वेलोसिटी से टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सही है ना बात, वेरी गुड, समझ में आ रही है बात। ये है टर्मिनल वेलोसिटी। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, हो सकता है वो शीट में हो चाहे नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये देखो, यहाँ पे मान लिया t1 है, मान लिया यहाँ पे t बराबर 0 है, और मान लिया t बराबर 1 है, मान लिया t बराबर 2 है। जैसे जैसे सागर टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। कैसे पता लगेगा, देख, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में वीटी ग्राफ की स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप मान ले ऐसे है ना, ऐसे है, मान ले ऐसे, ये भी ऐसे, इसकी स्लोप, और इस पॉइंट पे मान ले इसकी स्लोप। बताओ m1 और m2 में किसकी स्लोप ज्यादा है, t1 पे या t2 पे, सागर वो अंकित, T1 पे स्लोप ज्यादा खड़ा है ना, ये देख यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे है, यहां पर। फिर तो एक्सेलरेशन 0 ही हो गया। यस सर। तो यहां पे यदि एक्सेलरेशन a1 है, यहां पे एक्सेलरेशन a2 है, तो a1 इज ग्रेटर देन a2। आ गई बात समझ में? यस सर। है ना। इन हिंदी मैंने पहले लिखा दिया एक पॉइंट कि जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी, और इसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन घटता जाएगा, है ना। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बट रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये बात है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा इसका, तो तुम्हारे जीवन भर तुम्हें याद भी रहेगा और ये विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ये बात है। समझ में आएगा? कॉपी कर लो तो बता देना।
ये बात है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, मैं एग्जांपल देता हूं कुछ एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल, सर थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रही है सर, एक बार कैमरा टेस्ट हो। हाँ कोई बात नहीं, आप बता दिया करो मेरे को। एक्चुअली वो क्या है, मैं घूमता रहता हूँ ना, तो इसकी वजह से आउट ऑफ फोकस हो जाता है कैमरा। ये देखिए, ये सही है। हाँ वो मैं घूमता रहता हूँ तो मेरे पे फोकस करने के चक्कर में ये अपने आप को आउट ऑफ फोकस कर लेता है। चलो, एग्जांपल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पहला है वेलोसिटीज ऑफ रेन ड्रॉप। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। बोलो, तुम रेन ड्रॉप को छोड़ो, ये तो थ्योरी में लिखा हुआ है। तुम ये देखो, ओला, ओला नहीं आता है, ओला या रेन ड्रॉप को भी आप कंसीडर कर सकते हो। जब आप पानी में नहाते हो तो मजा नहीं आता, फुल मजा आता बारिश में नहाने में। क्यों भाई सागर, आता नहीं आता? ऐसे पूरा पूरा है। जैसे मान लिया सागर है ये, और यहाँ से बारिश, ये बादल है, और बादल कितने किलोमीटर पे होते होंगे लगभग, तुम्हें यदि आइडिया हो तो बता सकते हो? सर लगभग 2 से 3 किलोमीटर। चलो 10 मान लेते, 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर की दूरी पर है। और मान लिया यहां से एक m मास की ड्रॉप निकली, तो जब वो नीचे आएगी भैया, तो इस पे तो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन। मान लिया हाइट h है, मान लिया ड्रॉप निकली u बराबर 0 से, है ना, u बराबर 0 से, और हाइट कितनी है 10,000 मीटर, यानी 10 किलोमीटर। तो जब u बराबर 0 से निकली, तो जब ये यहाँ पे आपके सर पे टकराएगी पानी की बूंद, तो उसकी वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी? √2gh। √2gh 10 इंटू 10,000, तो कितनी हो गई भैया ये? 100 √2 मीटर पर सेकेंड, 100 √2 मीटर पर सेकेंड। समझे? अगर जो पानी की बूंद आप पे 100 √2 मीटर पर सेकंड से टकराए, यानी 141, इतनी होगी ना, या ज्यादा, कम लिख दिया मैंने, 20 भी आएगा, तो 2 आएगा 200 √5 मीटर पर सेकंड। चलो जितना भी है, अगर जो बूंद आपके खोपड़ी से टकराए इतनी वेलोसिटी से, तो क्या होगा? चोट लगेगी, मजा नहीं आएगा नहाने में। हाँ, और जो ओला तो बहुत तेज आता है, ओला तो लगता है बहुत तेज, है ना। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता होता क्या है, यहाँ पे एयर होती है, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो एयर, देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कहने के लिए तो, लेकिन ये जो एयर के मॉलिक्यूल है ना, इनकी विस्कोसिटी की वजह से जब कोई बूंद यहां से चलती है u बराबर 0 से, तो पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, विस्कस फोर्स भी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। नहीं आई बात समझ में? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स यानी विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि mg और यहां बायंस और ये विस्कस Fb, mg बराबर बायंस प्लस Fb, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और उसके बाद ये फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है बूंद, और फिर नीचे आती है धीरे 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 धीरे। कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ही आती है ये हमारे ऊपर, चाहे कितने भी ऊपर से आए। सारी जो बूंदे हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी से हमारे शरीर पे आकर के टकराती हैं, समझे ना। तो ये नहीं है कि इतनी स्पीड से आती है √2gh से। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ एयर प्ले एन इंपोर्टेंट रोल। समझे में आई बात? ये है, नहीं तो चोट लगे हमें। यही काम क्या है, पैराशूट का है। मैं आपको बता देता हूं, चलो तुम्हें समझ में तो आ गया होगा। ये देखो, पैराशूट में, जब पैराशूट में फॉलिंग डाउन विद ए पैराशूट, अगर जो मान लिया पैराशूट में आप कूदोगे, तो इनिशियल तो वेलोसिटी पैराशूट वाले की 0 होती है,
लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाती है नीचे की ओर, उस पे क्या विस्कस फोर्स भी ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो एक टाइम पे क्या होगा कि पैराशूट और आदमी नीचे की ओर, धरती की ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी से पहुंच जाता है सेफ तरीके से। क्लियर है क्या बात भाई? नहीं तो वो तो नीचे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते रहेगा। आई बात समझ में? तो ये है। चलो लिख लेना ये, मतलब कोई इसमें थ्योरी व्योरी तो है नहीं, आप पढ़ लेना, आपकी किताब में भी लिखी होगी। मैं तो इस पे सवाल करा देता हूँ, इसे कॉपी कर लो आप। डन सर। हाँ, मैं अब सवाल समझा देता हूँ आपको, है ना? थ्योरी व्योरी में पढ़ लेना कहीं पे आप, जहां आपका मन करे, किताब में भी लिखा होगा। एग्जाम्पल ऑफ पैरासूट, क्वेश्चन लिख लो जैसे कि डिटरमिन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ metallic sphere inside water if its density is, डेंसिटी कितनी है? if its density is 19 into 10 की पावर 3 kg per meter cube, है ना? गिवन, क्या गिवन? जो नीटा वाटर है, यानी वाटर की विस्कोसिटी 10 की पावर -3 डेकापॉइज, पॉजली भी बोलते हैं इसे, पॉजली, है ना? जो देख लेना क्या इंग्लिश, तकड़ी वाली इंग्लिश है थोड़ी सी, लिख लेना। और डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब, ये सही है भाई। और रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेयर जो दे रखा है, रेडियस ऑफ स्पेयर जो दे रखा है वो है 2 मिलीमीटर है। ये चीजें गिवन है। ऐसे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दी, निकाल के दिखाओ। कैसे करोगे भाई? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 r स्क्वायर रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड g अपॉन नीटा, याद है नहीं? 2/9 r की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, सॉलिड की डेंसिटी 19 इंटू 10 की पावर -3, लिक्विड की डेंसिटी 10 की पावर 3, g की वैल्यू 10, और जो नीटा है, नीटा बताओ मेरे को कितना रखूं?
ये 10⁻³ डेकापॉइस दे रखा है। कितना रखूंगा सागर? अरे डर गया। अरे इतनी रखेंगे बेटा। डेकापॉइस जो है, डेकापॉइस एसआई यूनिट होती है डेकापॉइस। कितनी रखेंगे? 10⁻³ रखेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो तेजी से। हाँ भाई, आया आंसर? नहीं बच्चों, सर 168.88 into 10⁻³ मीटर पर सेकंड। हाँ 168 तो नहीं आ रहा यार, 160 आएगा। तूने 168 पता नहीं कैसे ला दिया। 2 दूनी 4 दूनी 16 आएगा। 160 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर दोबारा से। कर लो बेटा। अरे 19 में से 19 है बेटा, ये 19। यस सर। 2/9 4 × 10⁻⁻6। 19 में से एक जाएगा 18 × 10⁻³ × 10/10⁻³ बोलो। तो ये कट जाएगा, है ना? तो 9 दूनी 18 ये बचेगा, है ना? तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 × 10, तो 160 मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। ये आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। बोलो जल्दी करो कॉपी। सही है भाई? अंकित
अरे कैलकुलेशन तो कर लिया करो। क्वेश्चन उतार लो। बताओ भाई, बोर्ड पे देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये रहा, मान लिया पानी भरा हुआ है, मान लिया ये पानी भरा हुआ है, और आपने किस हाइट से इसे यदि u बराबर 0 से ड्रॉप किया, तो यहां पर जो वेलोसिटी आएगी कितनी आएगी भाई, इसकी स्पीड यहां पे बता सकते हो कितनी आएगी स्पीड? सर 160 न 160 नहीं, अरे उस वाले क्वेश्चन में तो पूरा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें यहां से छोड़ा था, तो जब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी तो यहाँ पे होती है नीचे, बहुत नीचे जाके यूं वो होती है 160 मीटर पर सेकंड से जा रही है वो, तो जब यहां से u बराबर 0 से छोड़ोगे, मैं ये कह रहा हूं जब यहां से u बराबर 0 से हवा में छोड़ोगे तो जब यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, √2g आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यस सर। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन अबव क्वेश्चन फाइंड द हाइट अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर, कितनी ऊंचाई से छोड़ें कि इट शुड बी रिलीज सो दैट इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड वाटर। जैसे ये पानी में गिरे, जैसे ये पानी में गिरे और गिरने के बाद भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाए, तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी होनी चाहिए यहां पे। अगर जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इसी पॉइंट पर हो गई तो फिर तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, 0। तो यानी कि हम मान लिया हमने इसे h हाइट से छोड़ा, तो जब h हाइट से छोड़ोगे तो यहाँ पे √2gh जो है, √2gh जो है, इसे टर्मिनल वेलोसिटी ना कर दूं? यस सर। तो ये पानी के इस पॉइंट पे जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्टेन करने वाली थी, आपने ऊपर से छोड़ के यहीं पे करा दी टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये क्या करेगी फिर, इसी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की ओर गति करती रहेगी फिर तो h कितनी होगी बेटा, h हो जाएगी vt का स्क्वायर अपॉन 2g, और टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी, 160 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। ये आंसर आएगा। इतनी हाइट से आप इसे छोड़ना पड़ेगा आपको, सही है।